अगले रोज के ब्लास्ट में पुलिस का खास गवाह खामोश। हेडलाइन से सुनील की बाईलाइन के साथ सविस्तार प्रकाशित हुआ कि कैसे कथित मुलजिमा वृंदा राठौर के खिलाफ पुलिस के खास गवाह टैक्सी ड्राइवर अनूप सिंह की गवाही ढेर हुई थी और पुलिस की किरकिरी हुई थी। ब्लास्ट की वो एक्सक्लूसिव स्टोरी सारे शहर में इस हद तक चर्चा का विषय बनी थी कि सुबह 10 बजे, जबकि अभी सुनील ऑफिस में पहुंचा ही था, उसके लिए इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का फोन आ गया। गुड मॉर्निंग सर, सुनील अदब से बोला। अच्छी वाहवाही लूट रहे हो आज अपने अखबार के जरिए, प्रभुदयाल बोला। लेकिन वक्ती वाहवाही के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला, न तुम्हें न तुम्हारे पर्चे को। ऐसा? हाँ ऐसा। तुम्हारी बाईलाइन के साथ जो कुछ छपा है वो सब तमाशबीनी है, सुनीलियन पुड़िया है, एक मजमेबाज का ड्रामा है। अगर तुम समझते हो कि उस टैक्सी ड्राइवर की गवाही कमज़ोर पड़ जाने से वृंदा राठौर के खिलाफ पुलिस का केस कमज़ोर पड़ जाएगा तो गलत समझते हो। तुम्हारी कल की हरकत से कोई फर्क पड़ा है तो ये पड़ा है कि अब कोर्ट में निर्विवाद रूप से ये साबित नहीं किया जा सकेगा कि कत्ल के वक्त के आसपास मुलजिमा मौका वारदात पर मौजूद थी। ये साबित करने की जिम्मेदारी अभी भी उस पर आयद होती है कि वो वहाँ मौजूद नहीं थी, वो कोठी के भीतर दाखिल नहीं हुई थी और उसने कत्ल नहीं किया था। माई बाप, मैंने तो सुना है कि ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है कि वो मुलजिम को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स मुजरिम साबित करके दिखाए। बराबर होती है, और ये साबित कर दिखाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सबूत हैं, जिनमें से कई का जिक्र कल मैंने तुम्हारे सामने किया था। सब परिस्थिति जन्य सबूत हैं। परिस्थिति जन्य सबूत सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं। बेशुमार मुजरिमों को सरकमस्टेंशियल एविडेंस के दम पर सजा हुई है। सरकमस्टेंशियल एविडेंस के नाकाफी पाए जाने की वजह से बेशुमार मुजरिम रिहा भी हुए हैं। इस पर ऐसा नहीं होगा, बावजूद इसके कि आपके पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं। हाँ, बावजूद इसके। गुस्ताखी माफ, कृपा निदान, ये आपकी ढिठाई है। तुम देखना, फ़ोन इसी वजह से किया था, मुझे ये जताने के लिए कि टैक्सी ड्राइवर की गवाही को नाकाबिले एतबार साबित करके मैंने कोई तीर नहीं मारा था। नहीं, इस वजह से नहीं किया। वो तीर था या तुक्का, वो कहानी अब ख़त्म है। तो किस वजह से किया? शाम तक पुलिस का वर्जन भी ब्लास्ट में छप जाए। धमका रहे हैं माई बाप, चेता रहा हूँ। लेकिन पुलिस का वर्जन मुझे हासिल कहाँ है? क्यों हासिल नहीं है? अभी जो इतना कुछ मैंने कहा वो तुमने नहीं सुना। कल जो इतना कुछ कहा था, कल जो कहा था वो ऑफिशियल नहीं था। आज जो फ़ोन पर कहा वो काफ़ी नहीं। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? ब्लास्ट के इवनिंग एडिशन में अगर आप सच में केस का पुलिस का वर्सन, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, जो कि आप हैं, वर्सन छपा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू की ज़रूरत होगी। उसके लिए क्या करना होगा? ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचना होगा। अरे नहीं जनाब, आप क्यों आएंगे? आप तो मुझे तलब करेंगे, बी हेयर ऑफ हेल्थ वाली जुबान बोलकर। एग्जैक्टली 12 बजे मेरे ऑफिस में पहुंच जाना। 12 बजे किस लिए? मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं, 11 बजे मैंने मकतूल की हाउसकीपर को तलब किया हुआ है। दैट्स वेरी गुड। हाउसकीपर, शायद सयाली सूद नाम है उसका। हाँ, यही नाम है। 12 बजे, ताकीद रहेगी। कोताही हुई तो मुलजिमा की जगह मुझे फांसी लगवा दीजिएगा। इस बाबत में आपको अपना अथॉरिटी लेटर लिख दूंगा। लिख ही देना। इंटरव्यू तो ऑफिशियल होगा। एक बात मैं अनऑफिशियली पूछ सकता हूँ? पूछो।
दुनिया की कोई ताकत आपको मुलजिमा की बेगुनाही का यकीन दिला सकती है? दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुलजिमा के गुनाह का यकीन दिला सकती है? नहीं। तो मेरा जवाब तुम्हें मिल गया। अच्छा, फिर भी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा ढीठ नहीं, इसलिए बोलता हूँ। दो ही तरीक़ों से उस औरत की खलासी हो सकती है। या तो वो कत्ल के वक्त के आसपास अपनी मौजूदगी मौका वारदात से दूर कहीं साबित करके दिखाए, और या क्या सुनील भाई मुल्तानी हेट में से खरगोश निकालने के अंदाज से असली कातिल को बमय सबूत पेश करके दिखाए। दोनों में से कोई भी बात वाक़या होने पर मैं 1 मिनट में वृंदा राठौर को रिहा कर दूंगा। लाइन कट गई। अपनी 10 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल MV अगस्ता अमेरिका पर सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। मोटरसाइकिल को पार कर चुकने के बाद उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 11:40। उसने घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ाकर उन्हें 11:55 पर किया और पार्किंग से निकलकर हेडक्वार्टर की इमारत में दाखिल हुआ। सीढ़ियों के रास्ते वो पहली मंजिल पर पहुंचा और प्रभुदयाल के ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़े हवलदार की परवाह किए बिना भीतर दाखिल हुआ। भीतर प्रभुदयाल मौजूद था। उसके सामने एक विजिटर चेयर्स पर स्याली सूद बैठी हुई थी। उस घड़ी वो वैसी प्लेन और बुझी बुझी नहीं लग रही थी जैसी कि उसने उसे नार्थ पर तब देखा था, जबकि वो बतौर हाउसकीपर उससे रूबरू हुई थी। उसने बालों को खोलकर बड़े आधुनिक ढंग से सजाया हुआ था। चेहरे पर बड़ा सलीके का मेकअप लगाया हुआ था। हाई हील्स के साथ वो वाइट जीन्स और नीला स्लीवलेस टॉप पहने थी, जिसमें सामने से वो कोहनी तक आती जान पड़ती थी। उस घड़ी वो फिल्म स्टार जैसी ग्लैमरस लग रही थी और कहीं से भी हाउसकीपर नहीं लग रही थी। उसका दायां हाथ तब भी पूरी तरह से सफ़ेद बैंडेज से ढका हुआ था। प्रभुदयाल उससे साफ साफ प्रभावित जान पड़ता था। सुनील ने प्रभुदयाल का अभिवादन किया और स्याली सूद को हेलो बोला, जिसका उसने जगमग मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। प्रभुदयाल की निगाह अनायासी वॉल क्लॉक की तरफ उठ गई। फिर उसने क्लॉक वाले टाइम की तस्दीक अपनी कलाई घड़ी देखकर की। मैंने तुम्हें, वो सुनील को घूरता बोला, 12 बजे आने को बोला था। 12 बजे ही आया हूँ। सुनील ने अपनी कलाई घड़ी प्रभुदयाल को दिखाई। देखिए, ठीक 12 बजे हैं। अभी 11:45 बजे हैं। तुम्हारी घड़ी आगे है। अच्छा, पता नहीं कैसे हो गई। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए माफ़ी। मैं 15 मिनट बाद आता हूँ। नहीं नहीं, अब आ ही गए हो तो बैठो। थैंक यू। मैं इनसे फारिग हो रहा हूँ, ये बस जा ही रही थी। दैट्स टू बैड। वाई, स्याली खनकती हंसी के साथ बोली। कल तुम्हारे फ्लैट पर तुमसे बात करने का मौका हाथ आया था तो वहाँ विघ्न आ गया था। आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं खुश हो रहा था कि कल की बात मुकम्मल करने का मौका यहाँ मेरे सामने था, लेकिन तुम तो जा रही हो। इंस्पेक्टर साहब को एतराज़ न हो तो मैं रुक जाती हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्रभुदयाल बोला। इसने 12 बजे आना था, 15 मिनट पहले आ गया। आप रुकेंगी तो मैं समझूंगा ये अपने टाइम पर ही आया था। मैं सिर्फ 5 मिनट रुकूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बची कुची बात मुकम्मल करने के लिए इतना टाइम काफ़ी होगा। होगा ना मिस्टर सुनील? हाँ। अब पूछो, क्या पूछना बाकी रह गया? गाय रंभाती थी। हे भगवान, मैं जा रही हूँ। ठहरो ठहरो, मैं ट्रैक बदलता हूँ। अब यह बात प्रत्यक्ष है कि तुम्हारे एम्प्लॉयर नंदन राठी की कथित बीबी नंदन राठी की बीबी नहीं थी। वो असल में चिराग कासनीवाल नाम के उस शख्स की बीबी थी जो कि चोरों की तरह पड़ोस की कोठी में आ बसा था और हर वक्त तुम लोगों की कोठी की जासूसी करता था। खुद नंदन राठी असल में इकबालपुर का बाशिंदा रघुनंदन राठौर था, जो कि 1 साल पहले इकबालपुर से अपने दोस्त चिराग कासनीवाल की बीबी शशि किरण कासनीवाल के साथ भाग गया था और नार्थ शोर पर आ बसा था।
हाल ही में किसी तरीके से बीबी को मालूम हो गया था कि पड़ोस में आन बसा तन्हा शख्स और कोई नहीं, उसका अपना असली कानूनी पति चिराग कासनीवाल था। दोनों में खुफिया तरीके से मेल हो गया था, जिसकी भनक राठी के हाउसहोल्ड में किसी को नहीं लगी थी। उस मेल का नतीजा ये निकला था कि बीबी ने फिर अपने खामिंद की होने का फैसला कर लिया था। वो परसों मंगलवार की सुबह इस बाबत पीछे एक चिट्ठी छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। वो चिट्ठी तुमने भी देखी थी और तस्दीक की थी कि वो बीबी ने ही लिखी थी, क्योंकि तुमने उसकी हैंडराइटिंग को साफ साफ पहचाना था। राइट आइज, मैंने ठीक कहा? हाँ। वो घड़ी आने से पहले बीबी टाइफाइड से बीमार थी, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट अपने बेडरूम तक ही सीमित थी और वो कहीं आने जाने में असमर्थ थी। लेकिन पिछले दिनों ठीक हो गई थी और घर में थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी थी। इसी वजह से राठी की गैर हाजिरी में बुलाई टैक्सी में जाकर सवार होने के काबिल थी। हाँ, राठी साहब की उस रोज़ कोठी से गैर हाजिरी खामखा नहीं थी। वो भी उन दोनों की सोची समझी चाल थी, जिसके तहत राठी साहब को पुलिस के पास हाजिरी भरने जाना पड़ा और मौके का फ़ायदा उठाकर वो औरत घर से भाग गई अपने खुद के पति के साथ। वॉटेवर, जिस मर्द के साथ वो अपनी राजी से 1 साल से रह रही थी, उसके साथ तो वो धोखा ही था। फिर भी उस हरकत की वाजिब वजह बयान करती, चिट्ठी पीछे छोड़ी। वो ऐसे ही चल देती तो कोई क्या कर लेता। उसके मन में चोर था। उस चोर ने, उसके गिल्ट कॉम्प्लेक्स ने उससे चिट्ठी लिखवाई। तुमने तस्दीक की थी कि वो चिट्ठी शशि कासनीवाल के हैंडराइटिंग में थी, क्योंकि तुम उसके हैंडराइटिंग को पहचानती थी। हाँ, अब जरा इसे देखो। सुनील ने उसके सामने पासपोर्ट की अर्जी की फ़ोटोकॉपी रखी। क्या ये शशि कासनीवाल का हैंडराइटिंग है? वो हिचकिचाई। ये उसकी पासपोर्ट की अर्जी की फ़ोटोकॉपी है और इस बात का गवाह उपलब्ध है कि अर्जी उसके खुद की हैंडराइटिंग में है। वो बोली। क्या ये शशि कासनीवाल का हैंडराइटिंग है? और ये वही हैंडराइटिंग है जो तुमने इसके द्वारा पीछे छोड़ी चिट्ठी पर देखा था? नहीं नहीं। तब तक प्रभुदयाल भी वार्तालाप में दिलचस्पी लेने लगा था और कान खड़ा करके एक एक लफ्ज सुन रहा था। वो क्या है कि सियाली लापरवाही से बोली। इकबालपुर छोड़ने के बाद से शशि कासनीवाल अपनी हैंडराइटिंग में तब्दीली लाने की कोशिश करने लगी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी की तमाम यादें मिटा देना चाहती थी। और ऐसी एक याद हैंडराइटिंग भी था। हाँ, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी जरिया बाकी बचता जिससे उसकी असल शिनाख्त उजागर हो पाती। इसलिए चिट्ठी उसने हैंडराइटिंग बदल के लिखी। हाँ, तो फिर तुमने पहचाना कैसे कि वो शशि कासनीवाल का हैंडराइटिंग थी? क्योंकि उसकी उस कोशिश से मैं वाकिफ़ थी। आखिर हम एक ही छत के नीचे रहते थे। शशि कासनीवाल अपनी पिछली ज़िंदगी पर पर्दा डालना चाहती थी, इसलिए अपनी पिछली ज़िंदगी का कोई ट्रेस नहीं छोड़ना चाहती थी। हाँ, लेकिन अब तो वो लौट ही अपनी पिछली ज़िंदगी में रही थी, फिर ऐसे में छुपाव की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त की हड़बड़ी में ये बात उसके जहन से उतर गई होगी कि अब उसके लिए अपना असल हैंडराइटिंग छुपाना ज़रूरी नहीं था। हो सकता है। बहरहाल शशि कासनीवाल की कलम 2 तरीक़ों से चलती थी और उन दोनों तरीक़ों से तुम वाकिफ़ थी। हाँ, इसलिए हैंडराइटिंग जुदा होने के बावजूद तुमने पहचान लिया कि वो चिट्ठी शशि कासनीवाल ने खुद अपने हाथ से लिखी थी। हाँ, अब जरा ये कागज़ देखो। इस पर एक छोटी सी तहरीर दर्ज है, जो कि फ़ोटोकॉपी नहीं मूल प्रतिलिपि है। ये चंद संतरे वृंदा राठौर की हैंडराइटिंग में बताई जाती है। तुम ये बताओ, एंजल फेस की ये हैंडराइटिंग शशि कासनीवाल की चिट्ठी वाला है या नहीं? जब खुद कह रहे हो कि हैंडराइटिंग वृंदा राठौर का है, तो शशि कासनीवाल का कैसे होगा? मैंने कहा कि हैंडराइटिंग वृंदा राठौर का बताया जाता है। ये नहीं कहा कि निर्विवाद रूप से, प्रामाणिक रूप से वृंदा राठौर का है। अब बोलो, ये हैंडराइटिंग शशि कासनीवाल की चिट्ठी वाला है या नहीं?
नहीं है। नहीं है। अब जरा एक कागज़ पर तुम कुछ लिखना। क्या? तुम्हें कुछ लिखने में ऐतराज़ है? ऐतराज़ जुदा मसला है, लेकिन ज़रूरत क्या है? गैर ज़रूरी मानकर ही एक कागज़ पर 2 लाइनें घसीट दो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हुगो बॉस का गिफ्ट हैम्पर हासिल करते वक्त भी तो एक सर्टिफिकेट लिखा था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। तुम्हें कैसे मालूम? वो तीखे स्वर में बोली। एक उड़ती चिड़िया ने बताया। उड़ती चिड़िया को ही बोलो कि वो उड़ती हुई जाए और जिस सर्टिफिकेट का जिक्र तुम कर रहे हो वो तुम्हें दे जाए। दे गई है। सुनील ने बजारिया लुबना चहल हासिल सर्टिफिकेट उसके सामने मेज पर डाला। सियाली ने शशक भाव से कागज़ पर निगाह डाली, उसे पहचाना और फिर एक गहरी सांस ली। इसके होते फिर बोली, तुम्हें मेरे हैंडराइटिंग की अब क्या ज़रूरत है? ये मेरे सामने नहीं लिखा गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अब मेरे सामने लिखो, इंस्पेक्टर साहब के सामने लिखो। उसने असहाय भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा। ये मदारी है, प्रभुदयाल बोला। कोई खेल दिखाना चाहता है, इसका खेल देख लो। उसने सहमति में सिर हिलाया। प्रभुदयाल ने उसे कागज कलम दिया। सियाली ने कागज अपने सामने रखा, बाएं हाथ से कलम थामी और बोली, क्या लिखूं? कुछ भी, सुनील बोला। तुम्हें लव लेटर? मेरा ऐसा नसीब कहाँ, तो क्या लिखूं? बोलो ना। अरे जिया बेकरार है, छाई बहार है, कुछ भी लिख दो। यहाँ लिखो, चाय बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, पीते पीते ही कटेगी हमें मालूम न था। उसकी हंसी छूट गई। यस, दैट्स द स्पिरिट। काम वही अच्छा होता है जो हंसते खेलते किया जाए। उसने बड़ी दक्षता से कागज़ पर 2 लाइनें घसीटी और कागज़ सुनील की तरफ सरका दिया। ये हैंडराइटिंग, सुनील बोला, उस हैंडराइटिंग से मिलता है जिसमें कि चिट्ठी है? नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? मिलेगा तो उस खेल से मिलेगा जो मदारी अभी दिखाएगा। सुनील केवल मुस्कुराया। मुझे दिखाओ, प्रभुदयाल बोला। सब कागज़ मुझे दिखाओ। सुनील ने कागजात प्रभुदयाल के सामने सरका दिए। प्रभुदयाल ने मेज की एक दराज में से शशि कासनीवाल की ओरिजिनल चिट्ठी बरामद की और उसके मैनेजर बाकी कागजात का मुआयना किया। कोई हैंडराइटिंग, आखिरकार वो बोला। चिट्ठी वाले हैंडराइटिंग से नहीं मिलता। तभी बड़ाक से ऑफिस का दरवाज़ा खुला और बदहास सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर ने भीतर कदम रखा। सर, सर, वो चिल्लाया। 1-2 का 1200 हो गया, 12,000 हो गया। क्या बक रहे हो? मकतूल की कोठी के नए बने गैराज के फर्श में से लाशें बरामद हुई है। लाशें? प्रभुदयाल भौचक्का सा बोला। किनकी शिनाख्त हुई? हाँ सर, चिराग कासनीवाल की और उसकी बीबी शशि कासनीवाल की और एक बछड़े की। क्या? सबको गोली, सबको गोली। बछड़े को भी? हाँ सर। प्रभुदयाल ने अपना माथा थाम लिया। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान सुनील अपलक सियाली सूत को देखता रहा, जो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी। आखिरकार प्रभुदयाल ने सिर उठाया। तुमने कुछ और पूछना है? प्रभुदयाल सुनील से बोला। अब और क्या पूछना है? सुनील लापरवाही से बोला। अब तो एक ही बात पूछनी बाकी रह गई है। वो भी पूछो। तो तूफाने हमदम। सुनील सियाली की तरफ घूमा और मीठे स्वर में बोला। शशि कासनीवाल परसों मंगलवार की सुबह को एक टैक्सी पर सवार होकर 42 नारसोर में रुखसत हो गई थी। हाँ, सियाली दिलेरी से बोली। उसे जाते देखा था? हाँ। यानी कि तुमने शशि कासनीवाल को परसों मंगलवार 22 नवंबर की सुबह जिंदा सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा देखा था। उसने होठ काटे, पहलू बदला। सुनील ने प्रभुदयाल की ओर देखा। मामूली सवाल है, प्रभुदयाल सहज भाव से बोला। जवाब दो। देखो से मेरा मतलब ये नहीं था, वो कठिन स्वर में बोली, कि आंखों से देखा था। तो और कैसे देखा था? मैंने उसके कमरे से निकलते और फिर सीढ़ियाँ उतरते कदमों की आवाज़ सुनी थी।
मैंने बाहर कोठी के आयरन गेट पर टैक्सी के पहुंचने की आवाज़ सुनी थी। फिर मैंने पहली मंजिल की एक खिड़की में से एक सूटकेस लिए एक औरत को टैक्सी में सवार होते देखा था, जिसे कि सहज ही मैंने मैडम समझ लिया था। मैडम यानी कि राठी के साथ रहती औरत, यानी कि शशि कासनीवाल। हाँ, लेकिन देखा नहीं था कि वो शशि कासनीवाल थी या नहीं। वो और कोई हो ही नहीं सकती थी, लेकिन देखा नहीं था। हाँ, देखा नहीं था। तुमने कहा था कि चिट्ठी शशि कासनीवाल के हैंडराइटिंग में थी। चिट्ठी इंस्पेक्टर साहब के पास है, उनके सामने पड़ी है। चाहो तो देख सकती हो और अपनी याददाश्त को तरोताज़ा कर सकती हो। जरूरत नहीं। फिर भी एक निगाह डाल लेने में क्या हर्ज है, बोला ना। तब तक प्रभुदयाल का मिजाज बहुत बदल चुका था। उसने अपने सामने से चिट्ठी उठाई और उसका रुख घुमाकर उसे सियाली के सामने डाल दिया। सियाली ने सब प्रयास चिट्ठी पर निगाह डाली। अब जरा ये देखो, सुनील बोला। ये एक टेलीग्राम फॉर्म की फोटोकॉपी है, जो ये बताती है कि टेलीग्राम शशि कासनीवाल द्वारा तारकपुर से नाथशोर नंदन राठी के नाम भेजी गई थी। तुम क्योंकि शशि कासनीवाल के कैसे भी हैंडराइटिंग से बखूबी वाकिफ हो, इसलिए इसे देखकर बताओ कि क्या इस फॉर्म की तहरीर शशि कासनीवाल की हैंडराइटिंग में है। हाँ, इतनी जल्दी जवाब न दो, जरा अच्छी तरह देख के बताओ, अपनी तसल्ली करके जवाब दो। हाँ, क्या हाँ? मेरे ख्याल से चिट्ठी और टेलीग्राम एक ही हैंडराइटिंग में है। तुम्हारे ख्याल से? तुम्हारे यकीन से नहीं। दोनों एक ही हैंडराइटिंग में है। चिट्ठी के बारे में तुमने जब कहा, बेहिचक कहा कि वो शशि कासनीवाल की हैंडराइटिंग में थी। फिर टेलीग्राम फॉर्म वाला हैंडराइटिंग पहचानने में झिझक क्यों, संकोच क्यों? कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं। तुमने अभी खुद कहा कि शशि कासनीवाल दो तरीक़ों से लिखती थी, क्योंकि वो अपना हैंडराइटिंग तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। उसके उन दो तरीक़ों में फ़र्क करने के लिए एक को हम 1 साल पहले का इकबालपुर वाला तरीका कह सकते हैं और दूसरे को नाश्वर वाला हालिया तरीका कह सकते हैं। टेलीग्राम कौन से तरीके के हैंडराइटिंग में है? अरे, जब मैंने कह दिया कि वो जल्लाई, ये शशि कासनीवाल का हैंडराइटिंग है, तो तरीका तरीका बच के बाल की खाल निकालने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। स्वीटार्ट, डोंट गेट एक्साइटेड प्लीज़। प्लीज़। वो खामोश रही। जैसा कि तारगर के ठप्पे से जाहिर है, परसों मंगलवार की सुबह शशि कासनीवाल ने तारकपुर से ये टेलीग्राम भेजी थी। हाँ, जरा ऊंचा बोलो। हाँ, तो जाने जहाँ। सुनील का तब तक का मीठा स्वर एकाएक शुष्क हो गया। अब तुम इंस्पेक्टर साहब को ये बताओ कि जिस औरत का तुम्हारी खुद की जानकारी में शनिवार को 19 नवंबर की रात को कत्ल हो चुका था, क्यों कर वो औरत ये चिट्ठी लिख सकती थी और तारकपुर से टेलीग्राम भेज सकती थी? सियाली से जवाब देते न बना। उसने कई बार जोर से थूक निकली। अभी कैसे स्थापित है? फिर हिम्मत करके बोली कि कत्ल शनिवार की रात को हुआ था। मंगलवार की सुबह से तो पहले ही हुआ था ना, क्योंकि मंगल की सुबह उसके जिंदा होने की तो तुमने खुद तस्दीक की है। हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रभुदयाल बोला, मालूम कर लेंगे कि कत्ल कब हुआ था। सो देयर, सुनील बोला। सियाली खामोश रही। चिट्ठी तुमने लिखी? सुनील बोला। नहीं, वो तमक्कर बोली। हरगिज़ नहीं। ये तुम्हारा हैंडराइटिंग नहीं? नहीं, न चिट्ठी वाला न टेलीग्राम वाला। हाँ, वो पूर्वता तीखे स्वर में बोली। और तुम्हारा मेरे से ये सवाल पूछना ही गलत है, नाजायज़ है, एक शरारती हरकत है। अभी तुमने खुद मेरे से मेरी हैंडराइटिंग का नमूना हासिल किया था और वो यहाँ मौजूद किसी दूसरी हैंडराइटिंग से मिलता नहीं पाया गया था। कहो कि ये बात झूठ है। बिल्कुल सच है। तो पीछा छोड़ो। हाथ का क्या हाल है? खराब है। डॉक्टर कहता है ठीक होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। गाय ने बहुत जाती की, इतना खूबसूरत मरमरी हाथ कुचल दिया। वो खामोश रही। क्यों कुचल दिया? मेरे से खुद्दक खा गई थी।
मेरा हाथ उसे अपने हाथ से ज़्यादा खूबसूरत लगा था, इसलिए इसे कुचलकर खुद तक निकाली। परसों सुबह ही क्यों कुचला? साल से वो गाय उस हाउस होल्ड का हिस्सा थी। पहले तो कभी न भड़की, परसों ही क्यों भड़की? वो भी ऐसी की हाथ का, वो भी दाएं हाथ का, बुढ़ता बना दिया। जाके गाय से पूछो। मुझे यकीन है तुम्हारे सामने उसके झूठ बोलने की मजाल नहीं होगी। पहली बार पूछने पर ही एन असल वजह बयान करेगी। मजाक कर रही हो? कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस डिपार्टमेंट में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ। तुम कहीं ज़्यादा बढ़िया मजाक कर रहे हो। मैं गाय से ज़रूर सवाल करता, अगरचे कि जवाब मुझे पहले से मालूम न होता। क्या मालूम है तुम्हें? तो दाएं हाथ से तुम लिख नहीं सकती हो। उसने गुस्से से हाथ सुनील के मुंह के आगे किया। तुम्हें लगता है लिख सकती हूँ? फिर बोली, लिखना तो दूर की बात है, मैं तो इससे कलम भी नहीं पकड़ सकती। कहो कि मैं गलत कह रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक कह रही हो। तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि चिट्ठी मैंने लिखी, टेलीग्राम फॉर्म मैंने भरा? कभी तारकपुर गई? नहीं, न हाल में न पहले कभी। हाँ, खास तौर से परसों मंगलवार को भी नहीं? नहीं, गई भी होती तो वहाँ से तार ना बेच पाती। अरे, जब गई ही नहीं तो? तुम लेफ्टी हो क्या? खम्बू हो? बाएं हाथ से लिखती हो? तुम अंधे हो? अभी देखा नहीं था मैंने कौन से हाथ से लिखा था। नहीं, अंधा नहीं हूँ, सुनील बड़े सब्र से बोला। बाएं हाथ से लिखा था। तो ऐसा सवाल पूछने का क्या मतलब जिसका जवाब तुम्हें मालूम है? लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम हमेशा बाएं हाथ से लिखती हो। अभी बाएं हाथ से इसलिए तुमने लिखना पड़ा क्योंकि तुम्हारा दाएं हाथ कलम चलाने के काबिल नहीं है। किसी का लिखने वाला हाथ, वो यंगपुट स्वर में बोली, लिखने के नाकाबिल हो जाए तो वो बड़े आराम से फल दूसरे हाथ से लिख सकता है। नो प्रॉब्लम। हर कोई नहीं लिख सकता। मैं नहीं लिख सकता, इंस्पेक्टर साहब नहीं लिख सकते, लेकिन तुम लिख सकती हो क्योंकि तुम एम्बीडेक्स्टर्स हो। क्या? एम्बीडेक्स्टर्स उस शख्स को कहते हैं लिखने के लिए जिसके दोनों हाथ समान रूप से चलते हैं। कुदरत ने तुम्हें इस खूबी से नवाजा है और मौजूदा हालात में तुमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। ये चिट्ठी फर्जी है, शशि कासनीवाल की लिखी नहीं है, क्योंकि ये चिट्ठी तुमने अपने दाएं हाथ से लिखी। इसी वजह से इसका हैंडराइटिंग तुम्हारे हैंडराइटिंग के किसी नमूने से मेल नहीं खाता। तुम भूल रहे हो कि चिट्ठी परसों सुबह लिखी गई थी और तब तक मेरा दाएं हाथ कुचला जा चुका था। चिट्ठी हाथ कुचला जाने से पहले लिखी गई थी, बल्कि शनिवार रात और सोमवार रात के बीच कभी कहीं लिखी गई थी, जबकि कत्ल वाक़या हुआ था। कत्ल को छुपाने की चाल का यह चिट्ठी हिस्सा थी, इसलिए पहले से तैयार करके रखी गई थी और मकतूला के कमरे में प्लांट की गई थी। तुम कहते हो कि टेलीग्राम भी तारकपुर जाकर मैंने भेजी, तब तो मेरा दायां हाथ जख्मी था। कबूल। लेकिन चिट्ठी की तरह टेलीग्राम फॉर्म भी पहले से भर के तैयार रखा हुआ था। सारे टेलीग्राम फॉर्म एक जैसे होते हैं, भले ही वो कहीं से मुहैया किए जाएं। वो खास जगह के तब बनते हैं जबकि उन पर तारगर की मोहर लगती है। ये सब बकवास है। वो झुंझलाई, ये बात सिरे से गलत है कि मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। मेरे पास सबूत है। किस बात का? इस बात का कि तुम दाएं हाथ से भी लिख सकती हो। लिखने के लिए ज़्यादातर तुम बायां हाथ ही इस्तेमाल करती हो। दायां हाथ तुम तभी इस्तेमाल करती हो जबकि तुम्हें अपने आम यूजुअल हैंडराइटिंग को छुपाने की ज़रूरत महसूस होती है। नॉनसेंस माय हनी चाइल्ड, मेरे पास इस नॉनसेंस का सबूत है। क्या सबूत है? ये ग्रोसरी की, रसद पानी की लिस्ट है जो तुम अपनी हाउसकीपर की हैसियत में हर महीने होम डिलीवरी के लिए नॉर्थ शोर के एक जनरल स्टोर पर बेचती हो।
सुनील ने लिस्ट निकालकर उसके सामने रखी। सियाली ने उसकी तरफ आंख भी न उठाई। क्या सबूत है कि ये लिस्ट मैं भेजती हूँ? वो बोली। और ये मेरी हैंडराइटिंग में है। सबूत ये है गुले गुलजार कि पिछली बार लिस्ट तुमने भेजी नहीं थी, खुद ग्रोसर के पास लेकर गई थी और उसके सामने लिस्ट में भूल गई हुई 4 आइटमों का इजाफा किया था। ग्रोसर इस बात का गवाह है कि इस लिस्ट की आखिरी 4 आइटम तुमने उसके सामने अपने हसीन तरीन नाजुक मरमरी बाएं हाथ से लिखी थी। क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ तो फिर सारी लिस्ट का सारा हैंडराइटिंग एक जैसा क्यों नहीं है? क्या ये नीचे की 4 आइटम एक हैंडराइटिंग में है और ऊपर की 22 आइटम किसी दूसरे हैंडराइटिंग में है? जब ग्रोसर के लिए लिस्ट तुमने तैयार की थी, हमेशा तैयार करती हो, तो सारी की सारी लिस्ट एक ही हैंडराइटिंग में क्यों नहीं है? उससे जवाब देते ना बना। इसलिए नहीं है क्योंकि 22 आइटमों की लिस्ट तुम घर की प्राइवेसी में अपने दाएं हाथ से लिखकर लाई थी, लेकिन पब्लिक में ग्रोसर के सामने लिस्ट में इजाफा करने के लिए तुमने बायां हाथ इस्तेमाल किया था। क्योंकि जैसे औरों को मालूम था वैसे उसको भी मालूम था कि तुम लेफ्टी हो। अब अंधे को दिखाई देता है कि लिस्ट की 22 आइटमों की हैंडराइटिंग चिट्ठी की हैंडराइटिंग से मिलता है, टेलीग्राम की हैंडराइटिंग से मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि चिट्ठी और टेलीग्राम तुम मंगलवार सुबह दायां हाथ जख्मी होने से पहले ही तैयार कर चुकी थी। उस कदम के तहत जो कि कत्ल की साजिश की पर्दादारी के लिए उठाया जाना जरूरी था। जाने बहार, गुले गुलजार, तूफाने हमदम, अब बोलो क्या कहती हो? बोलने के लिए उसने मुंह खोला, लेकिन मुंह से आवाज़ न निकली। उसके होठ फड़फड़ाए, आंखों की पुतलियां व्याकुल भाव से उसकी कटोरियों में घूमी। फिर एकाएक उसका सिर उसके सीने पर लटक गया और वो कुर्सी पर ढेर हो गई काम से। सुनील संतोषपूर्ण स्वर में बोला, जलाले सुनीली जेला न गया पट्टी से। प्रभुदयाल बार बार कॉलबेल बजाने लगा। सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर झपटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभुदयाल ने कुर्सी पर लुढ़की पड़ी सयाली सूद की तरफ इशारा किया। बेहोश हो गई है, अनिल कपूर बोला। बेहोश होना था तो बेहोश स्थान में जाना था, जहाँ की सारे बेहोशिये रहते हैं। यहाँ किस लिए? कपूर, प्रभुदयाल डपट कर बोला। सर, इसे बगल के कमरे में ले जाने का प्रबंध करो। यस सर। ये हिरासत में है, ताकीद रहे, ये यहीं रहेगी, हिरासतान में नहीं जाएगी। सर जी, यही तो है हिरासतान, यहाँ से कहाँ जाएगी? और बंसल को बोलो मुलजिमा वृंदा राठौर की रिलीज की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करे। गो नाउ। अनिल कपूर चला गया। उल्टे पाँव वो स्ट्रेचर उठा 2 हवलदारों के साथ लौटा, जो बेहोश सियाली को स्ट्रेचर पर डालकर वहाँ से ले गए। पीछे सुनील और प्रभुदयाल रह गए। अब तो, सुनील बोला, मेरी तमाम खताएं माफ़ है बंदा नवाज। तमाम नहीं, तमाम नहीं, तमाम खताएं तो तुम्हारी खुदा ही माफ़ कर सकता है, या पता नहीं वो भी माफ़ कर सकता है या नहीं। इस बार की खताएं माफ़ है, वो भी कम नहीं। गुनहगार के तौर पर जिसकी तरफ उंगली उठाते हो उसे गुनहगार साबित करके ही मानते हो। हमेशा नहीं, लेकिन बेगुनाह को बेगुनाह साबित करके ही मानता हूँ। मुझे इस गोल्डन रूल से पूरा इत्तेफाक है। 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह न फंसे। पुलिस का भी यही मोटो है। फिर भी एक्शन जुदा है। मुझे जो गिलास आधा खाली लगता है वो पुलिस को आधा भरा लगता है। एक ही बात है, नतीजे फिर भी जुदा होते हैं। मौजूदा केस को ही देख लीजिए, जिसमें कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं था। सारा केस सरकमस्टेंस एविडेंस पर, परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिका हुआ था, जिनसे आपने अपने ढंग से नतीजे निकाले, मैंने अपने ढंग से नतीजे निकाले। तुम्हारा ढंग गलत है। पुलिस के काम में, मुल्क के कायदे कानून में दखल अंदाज होने वाला है। कत्ल के केस में या किसी केस में किसी नेक शहरी को कुछ मालूम होता है
तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी तमाम जानकारी के साथ फ़ौरन पुलिस के पास पहुँचे। इन तमाम कागजात के साथ तुम्हें फ़ौरन यहाँ पहुँचना चाहिए था। मैं ज़रूर पहुँचता, बशर्ते कि मैं ब्लास्ट का नहीं पुलिस का मुलाजिम होता। अखबारनवीस होने से पुलिस की लाइन क्रॉस करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अव्वल तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी समझते हो किया तो ये समझो कि अंत बला सो बला। कम से कम इस बार, हमेशा। सरकमस्टेंशियल एविडेंस का क्या गलत इंटरप्रेट किया पुलिस ने और क्या ठीक इंटरप्रेट किया तुमने? तुम्हें ऐसी कौन सी बात दिखाई देती है जिस पर तुमने तवज्जो दी, लेकिन जिसे पुलिस ने इरादतन या गैर इरादतन नज़रअंदाज किया? पहले तो ये जाहिर है कि जिस किसी ने नंदन राठी उर्फ रघुनंदन राठौर का कत्ल किया वो मकतूल का करीबी था और उसके पास बिना कॉल बेल बजाए कोठी में दाखिल होने की सुविधा उपलब्ध थी, यानी कि कोठी के प्रवेश द्वार की चाबी उसके पास थी। इस बात की वजह से तुम्हारी तवज्जो मकतूल की परित्यक्ता पत्नी वृंदा राठौर की तरफ गई, जबकि बेहतर चॉइस सयाली सूद थी। बतौर हाउसकीपर जिसके पास कोठी की चाबियों का एक सेट होना स्वाभाविक था। बहरहाल मकतूल की जानी पहचानी वो सूरत जो कोई भी थी, मेन डोर का ताला खोलकर चुपचाप भीतर दाखिल हुई और चुपचाप आगे मकतूल की स्टडी में पहुंची, जिससे जुड़ा मकतूल का बेडरूम था, जिसके अटैच बाथ में वो तभी शेव करके हटा था। उसको बाहर किसी की मौजूदगी की आहट मिली तो वो तौलिए से मुंह पोंछता बीच के दरवाजे पर पहुंचा और आगे स्टडी में दाखिल हुआ। वहां उसने ऐसा कुछ देखा जिससे आतंकित वो वापस बेडरूम की तरफ लपका और तौलिया फेंककर बीच का दरवाज़ा बंद करने लगा। बंद होते दरवाजे में से गोली चलना और उसका मारा जाना इस बात की तरफ स्पष्ट संकेत है कि जिस चीज़ ने उसे आतंकित किया था वो आगंतुक के हाथ में गन थी। बीच का दरवाज़ा बंद कर पाने में नाकाम रहने की वजह से जिससे निकली गोली का वो शिकार बना। जहां पुलिस की इंटरप्रिटेशन ये है कि वो आगंतुक मकतूल की परित्यक्ता पत्नी वृंदा थी, क्योंकि गन मर्डर वेपन उसकी मिल्कियत थी, उसके नाम रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने अपनी सहूलियत के लिए जिस बात को नज़रअंदाज किया वो ये थी कि गन किसी की भी मिल्कियत होना, किसी के नाम रजिस्टर होना उसके पोजीशन का सबूत नहीं होता। पुलिस वृंदा की इस दुहाई को खातिर में न लाई कि गन उसका पति उससे छीन के ले गया था और वो तभी से उसके पोजीशन में नहीं थी जब से उसका पति मकतूल गायब था। पुलिस इस बात को भी खातिर में न लाई कि सयाली सूद बतौर हाउसकीपर उस हाउस होल्ड का हिस्सा थी और उसकी कोठी में कहीं भी मौजूदगी एक स्वाभाविक बात थी। मकतूल ने सयाली को, जो कि उसकी माशूका थी, स्टडी में देखा। वो पायजामे बनियान में तौलिए से मुंह पोंछता निसंकोच स्टडी में पहुंच गया। उसने यूं वहां अपनी परित्यक्ता बीबी को देखा होता तो उसके मन में 100 तरह के शक जागे होते कि वो वहां कैसे पहुंच गई, और स्वाभाविक तौर से अलर्ट होता तो शायद इतनी आसानी से गोली का शिकार न हो गया होता जैसे कि हुआ। सयाली की वहाँ मौजूदगी से अलर्ट होने की कोई वजह उसके सामने नहीं थी, इसलिए वो धोखा खा गया और वक्त रहते उसे मालूम न पड़ सका कि उस वक्त वहाँ उसकी माशूका सयाली नहीं आई थी, उसकी सूरत में उसकी मौत आई थी। अब मैं इस बात पर आता हूँ जिससे साफ पता चलता है कि कातिल तुम्हारी मुलजिमा वृंदा राठौर नहीं, कोई और था। आओ। पड़ोस में बसे चिराग कासनीवाल की शिकायत थी कि मकतूल की कोठी में मौजूद गाय खामखा बेवक्त रंबाती थी और उसको हलकान करती थी। मकतूल ने इस मामूली बात की पर्दादारी की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन फिर आखिरकार कबूल किया था कि एक टाइम 19 नवंबर को गाय रंबाती थी क्योंकि उसका बछड़ा मर गया था। लेकिन जब बछड़े की डमी बनाकर उसके सामने रखी गई थी तो उसका रंबाना बंद हो गया था। प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मकतूल की कोठी के पिछवाड़े में जो गाय मौजूद थी उसकी डमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रंबाती वो फिर भी नहीं थी।
ऐसा क्यों कर मुमकिन था? एक ही तरीके से ऐसा मुमकिन था कि वो गाय ही नहीं थी जिसका कि बछड़ा मरा था। गायों में गाय किसी को पहचान में नहीं आती, इसलिए सफ़ेद गाय को मिलती जुलती सफ़ेद गाय से तब्दील कर देना कोई बड़ा काम नहीं था, जो कि पड़ोसी का मुंह बंद करने के लिए मकतूल ने चुपचाप किया या कराया। गाय के संदर्भ में ये बात भी गौरतलब है कि बकौल सियाली हमेशा वही गाय का दूध निकालती थी। फिर भी गाय भड़क गई और उसने खुद से सियाली का दायां हाथ कुचल दिया। क्यों भड़क गई? जब पहले कभी न भड़की तो अब क्यों भड़क गई? इसलिए भड़क गई क्योंकि वो उस माहौल में नहीं थी। सियाली की हैंडलिंग उसके लिए नहीं थी और सियाली को उस गाय को हैंडल करने का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। प्रभुदयाल का सिर सहमति में हिला। यहाँ ये बात भी जिक्र के काबिल है कि गाय के रंबाने और न रंबाने से ताल्लुक़ रखती। अपनी एक्सप्लेनेशन में मकतूल ने तुम्हारे एसआई अनिल कपूर के सामने कहा था कि उसके नेपाली खानसा में सरूबख्त रिमाल ने बछड़े की खाल उतारी थी और उसमें भूसा भरकर बछड़े की डमी तैयार की थी, जिसकी वजह से उसकी हलकान माँ ने चैन पाया था और बछड़े की लाश को करीब मछुआरों की बस्ती में खत्ते पर फेंकाया था, जहाँ से कि कमेटी की कचरा गाड़ी उसे उठा के ले गई थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी की वो कमज़ोर कड़ी थी। मेरे खोद खोद के सवाल पूछने से वो आशंकित था, इसलिए उसे लग रहा था कि मैं उसे अलग से घेर सकता था और उससे असलियत कबूलवा सकता था। असलियत यही कि बछड़े की मौत की उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने मरे हुए बछड़े को हैंडल किया ही नहीं था। किया होता तो उसे मालूम होता कि वो गोली लगने से मरा था। मकतूल ये बात उसे मालूम लगने देना अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। वो गैराज के ऊपर बने क्वार्टर में सोता था। एक बार गोली चली होने की तरफ तवज्जो जाने पर हो सकता था उसे सोचता कि गोली चलने जैसी आवाज़ तो उसने रात को सन्नाटे में एक बार पहले भी सुनी थी। देर सवेर उसे ये भी एहसास हो सकता था कि मैडम कोठी में नहीं थी। खानसामे की तरफ से खड़े होने वाले इन खतरों से मुक्त होने के लिए मकतूल राठी ने यह चाल चली कि इमिग्रेशन वालों के ऑफिस में उसकी बाबत गुमनाम कॉल कर दी, जिसकी वजह से वो लोग आनन फानन नाशोर पहुँचे और उसको पकड़ के ले गए। यहाँ ये भी गौरतलब है कि राठी ने अपने खानसामे को छुड़ाने की कोशिश न की, बल्कि उसके देश निकाले को आसान किया, ताकि उसकी गवाही की सूरत में उसके सिर पर मंडराता खतरा जल्दी से जल्दी टलता। असलियत यही कि बछड़े की मौत की उससे कोई खबर ही नहीं थी। उसने मरे हुए बछड़े को हैंडल किया ही नहीं था। किया होता तो उसे मालूम होता कि वो गोली लगने से मरा था। मकतूल ये बात उसे मालूम लगने देना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो गैराज के ऊपर बने क्वार्टर में सोता था। एक बार गोली चली होने की तरफ तवज्जो जाने पर हो सकता था उसे सोचता कि गोली चलने जैसी आवाज़ तो उसने रात के सन्नाटे में एक बार पहले भी सुनी थी। देर सवेर उसे ये भी एहसास हो सकता था कि मैडम कोठी में नहीं थी। खानसामे की तरफ से खड़े होने वाले उन खतरों से मुक्त होने के लिए मकतूल राठी ने ये चाल चली कि इमिग्रेशन वालों के ऑफिस में उसके बाबत गुमनाम कॉल कर दी, जिसकी वजह से वो लोग आनन फानन नाटशोर पहुँचे और उसको पकड़कर ले गए। यहाँ ये भी गौरतलब बात है कि राठी ने अपने खानसामे को छुड़ाने की कोशिश न की, बल्कि उसके देश निकाले को आसान किया, ताकि उसकी गवाही की सूरत में उसके सिर पर मंडराता खतरा जल्दी से जल्दी टलता। उसे बाई रोड नेपाल बॉर्डर तक भिजवाने की जगह उसने उसका प्लेन टिकट पल्ले से खर्चा, ताकि वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान में किसी की भी पहुंच से परे हो जाता। यहाँ दूसरी गौरतलब बात यह है कि इमिग्रेशन ऑफिस में गुमनाम कॉल पहुंच चुकने के बाद खानसामे के बाबत तस्दीक के लिए जब वहां से एक कर्मचारी ने नाशोर कॉल लगाई थी, तो उसकी खुद राठी से बात हुई थी। प्रभु, उसी कर्मचारी ने क्योंकि गुमनाम कॉल सुनी थी, इसलिए वो कहता है कि गुमनाम कॉल करने वाला वही शख्स था। राठी? हाँ, उसको गुमनाम कॉलर की आवाज़ इन राठी की आवाज़ से मिलती लगी थी। महकमे में किसी को उसकी वो बात जची नहीं थी
इसलिए बात आई गई हो गई थी। मकतूल ने इतना बखेड़ा क्यों किया? वो खानसामे को वैसे ही अपनी नौकरी से निकाल बाहर करता। ये बात इमिग्रेशन ऑफिस में भी उठी थी। जवाब यह है कि तब वो किसी दूसरी जगह नौकरी तलाश कर लेता, और वो दूसरी जगह हो सकता था कि राठी की कोठी के आसपास ही कहीं होती। यूं खानसामा गायब कैसे हुआ? बयान के लिए किसी की भी पहुंच से बाहर कैसे हुआ? अपनी नई नौकरी में तो वो राठी के खिलाफ खुद की बयान देता, जिसने कि खामखा उसे डिसमिस कर दिया था। यूं राठी का मतलब क्यों कर हल होता? राठी का मतलब तब हल होता था जबकि खानसामा किसी को ढूंढे न मिलता, जैसा कि अब है। ठीक, आगे बढ़ो। आगे अहमियत इस बात की है कि बछड़ा एकाएक क्यों कर मर गया। अब जबकि वो बरामद हो चुका है तो मुझे मालूम है कि गोली लगने से मरा। बछड़े को गोली कैसे लगी, इसका अपना अंदाज़ा मैं बयान करता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा यह है कि शनिवार 19 नवंबर देर रात को मकतूल में और शशि कासनीवाल में गंभीर तकरार हुई। तकरार किस बात पर हुई होगी, इसका अंदाज़ा कोई मुश्किल नहीं। सियाली, एग्जैक्टली। ये बात पूर्व स्थापित है कि मकतूल वुमेनाइजर था। इकबालपुर में उसका कई औरतों से अफेयर बताया जाता है, जिनमें से सियाली सूद भी एक थी, जो कि तब उसकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। दोनों की आशनाई का ये आलम था कि नाशोर में भी सेक्रेटरी से हाउसकीपर बनी सियाली उसके साथ थी। शशि कासनीवाल को उस अफेयर की खबर कभी तो लगनी ही थी। आखिर लगी। उसके लिए ये बड़ा झटका था कि जिस शख्स के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का सारा नक्शा तब्दील कर लिया था, अपना बसा हुआ घर छोड़ दिया था, समाजी रुतबे से किनारा कर लिया था, अपनी इज्जत आबरू पर बेवफा बीबी होने का बदनुमा दाग लग जाने दिया था, वो किसी और पर आशना था। जिस गैरमर्द के खातिर वो सोसाइटी से बाहर हो गई और ऐसी तन्हा जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, जिसमें हर वक्त उस गौर पाप की पोल खुल जाने की दहशत सताती थी। वो किसी और का दीवाना था। उसकी उस कुर्बानी की उसकी निगाह में कोई कीमत ही नहीं थी। जिस यार के खातिर उसने वो सब कुछ किया था, वो तो एन उसकी नाक के नीचे किसी और के हिस्से में आ रहा था। वफा का सौदागर तो वो था ही नहीं। अपनी बीबी से बेवफाई करके उसने उसकी वफा का दम भरा था, और अब उससे बेवफाई करके किसी और के पहलू में पनाह तलाश कर रहा था। ये तकरार की बड़ी वजह थी, जिसका अंजाम खून खराबे तक पहुंचा। वृंदा की खरीदी गन, जो सच में राठी ने वृंदा से छीनी थी और कभी लौटाई नहीं थी, उसके पास थी। उसने वो गन निकाल ली तो शशि को उसके खतरनाक इरादे का एहसास हुआ। जान बचाने के लिए वो कोठी के पिछवाड़े की तरफ भागी। मकतूल उसके पीछे भागा। वो कोठी से निकली तो मकतूल ने गोली चला दी, जो कि शशि को लगने की जगह बछड़े को जा लगी। उसने फिर गोली चलाई तो वो शशि को लगी और उसका काम तमाम हुआ। उसके बाद मकतूल ने और सियाली ने मिलकर गैराज के नए हिस्से का बनता फर्श खोदा और दोनों लाशें उसमें दफन कर दी। बाद में उस पर सीमेंट का फर्श पड़ जाता तो किसी को सपने में भी न सूझता कि नीचे लाशें दफन थी। प्रभु, यहाँ तक मुझसे सहमत हो? प्रभुदयाल ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। यहाँ मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि पड़ोस में बसा चिराग कासनीवाल अपने 1 पॉइंट प्रोग्राम के तहत हर वक्त बगल की विशाल कोठी की निगरानी करता था। गोली चलने की आवाज़ भले ही उस तक न पहुँची हो, लेकिन रात के सन्नाटे में गाय के एकाएक रंबाना शुरू कर देने की आवाज़ उसने बराबर सुनी, और उसने उसके सेंसिटिव किरदार को बहुत डिस्टर्ब किया। हालात की टेंशन तो उस पर पहले से हावी थी, हर वक्त हावी रहती थी। गाय के बेवक्त रंबाने से उसकी कल्पना को पार लगने लगे और वो ऐसी बातें सोचने लगा कि वो मरघट के पड़ोस में रह रहा था। वहाँ मौत का फरिश्ता बसता था, जो बाहें पसारे उसे उनमें समा जाने को उकसाता था, वगैरह।
जरूर उसके दिमाग में नुक्स था। स्ट्रेस के शिकार थोड़े बहुत दीवाने तो हो ही जाते हैं, ऊपर से ड्रिंक करता था। करेला और नीम चढ़ा। एग्जैक्टली ये उसकी दीवानगी का ही नतीजा था कि वो गाय के रंबाने को लेकर पड़ोसी के खिलाफ कोई कदम उठाने के बारे में सोचने लगा। और फिर ये मामूली बात चौकी तक भी पहुंची। गाय का निरंतर रंबाना मकतूल राठी को भी डिस्टर्ब कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से फोकस उसकी कोठी पर बनता, जहाँ की एक खून होके हटा था और लाश वहीं दफन थी। नतीजतन उसने चुपचाप उस गाय को कहीं गर्क किया और उसकी जगह वैसी ही नई शांत गाय मंगवा ली, ताकि रंबाने के बाबत कोई सवाल उठता तो वो दावा कर सकता था कि वो बात सरासर गलत थी। गाय नहीं रंबाती थी और कोई उस दावे की पड़ताल करने की कोशिश करता तो उसे उसमें कोई नुक्स न दिखाई देता। ठीक, लेकिन अगली रात तक कासनीवाल से, जिसकी निगाह हर वक्त कोठी पर रहती थी, ये बात छुपी नहीं रही थी कि गाय का बछड़ा गायब था। उसे गाय के रंबाने की अहमियत सूझने लगी। तब शायद उसे ये भी एहसास हुआ कि शनिवार रात उसने जो पटाखे छूटने की आवाज़ें सुनी और जिन्हें उसने किसी कार या ट्रक के बैकफायर करने की आवाज़ समझ लिया था, वो असल में गोलियां चलने की आवाज़ें थी। तब उसके जेहन में ये सवाल उठना स्वाभाविक था कि गोली चली तो किसे लगी? बछड़े को? मुमकिन था, लेकिन आधी रात के वक्त गोली बछड़े पर चलाई जाने की तो कोई तुक ही नहीं बनती थी। तो किसे लगी थी? कौन गोलीबारी का शिकार हुआ था? उस संदर्भ में उसके परेशान जेहन में उसकी बीबी का ख्याल आना स्वाभाविक था। हर वक्त दूरबीन से पड़ोस पर निगाह रखने वाले कासनीवाल को उधर राठी, हाउसकीपर और खानसामा बराबर नज़र आते होंगे। न नज़र आने वाला नक उसे अपनी बीबी ही जान पड़ती होगी। लेकिन जब वो बीमार और बिस्तर के हवाले बताई जाती थी, उन दिनों ठीक और चलने फिरने के काबिल बताई जाती थी। वैसे भी उस औरत की बीमारी की बात मुझे गड़ी हुई जान पड़ती है, ताकि उसके कभी दिखाई न देने के बाबत, कभी कहीं न आने जाने के बाबत कोई सवाल न हो। बहरहाल बात जब गोली चलने की थी तो चिराग कासनीवाल का शशि की तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उसके वेलफेयर की तस्दीक के लिए ही तो वो हलकान था। खैर आगे उसके मन में ये बात जब पूरी तरह से घर कर गई कि गोली चलने की वजह शशि थी, और यूँ किसी का कुछ बिगड़ा हो सकता था तो शशि का ही बिगड़ा हो सकता था, तो उसने आखिरकार राठी से आमना सामना करने का फैसला कर लिया। अपनी बहरी हाउसकीपर को ये कहकर कि वो कहीं जा रहा था और पता नहीं कब लौट कर आएगा। सोमवार रात 10:30 बजे वो अपनी कोठी से निकला, पड़ोस की कोठी में पहुंचा, राठी के रूबरू हुआ और मांग की कि उसकी शशि से मुलाकात कराई जाए, ताकि वो अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर सके कि वो सही सलामत थी, कुशल मंगल से थी। अब देखो, नए और ना तजुर्बेकार कातिलों के लिए राठी और उसकी हाउसकीपर, लेकिन असल में माशूका के लिए कैसी विकट स्थिति थी। कासनीवाल की मांग पूरी ही नहीं की जा सकती थी और मांग पूरी कराए बिना वो वहाँ से हिलने वाला नहीं था। इनकार की सूरत में कासनीवाल ऐसा हो हल्ला मचाता कि उसकी करतूत की तमाम पोल पट्टी खुल के रहती। कासनीवाल का अगला कदम थाने में पड़ता तो पुलिस का भी पहला सवाल यही होता कि शशि कहाँ थी। फिर कासनीवाल शनिवार रात वहाँ गोलियां चली होने का जिक्र करता तो बिल्कुल ही काम हो जाता। तब उस दुश्वारी का उन्हें एक ही हल सूझा कि इससे पहले कि कासनीवाल उस बाबत मुंह फाड़ता, उसे भी वहीं पहुंचा दिया जाता जहाँ की उसकी बीवी गई थी। एन वही उन्होंने किया। उन्होंने कासनीवाल का भी कत्ल कर दिया और उसे वहीं बीबी और बछड़े के साथ दफना दिया, जहाँ की अगले रोज सीमेंट का फर्श पड़ जाने वाला था। सुनील एक्शन ठिठका और फिर बोला, अब उनके सामने जो दो नग गायब थे, उनकी कोई सफाई गढ़ने की समस्या थी। उस समस्या का एक बड़ा ही उम्दा और आसान हल उन्हें ये सूझा कि कासनीवाल पति पत्नी का पुनर्मिलन हो गया था
और वो दोनों फरार हो गए थे। इस बात को बल देने के लिए शशि के इकबालिया बयान जैसी एक चिट्ठी की जरूरत थी, जो कि बड़ी चतुराई से तहरीरी बनाकर सियाली ने लिखी। वो एम्बीडेक्स्ट्रस थी, दोनों हाथों से लिख सकती थी, लेकिन अमूमन बायां हाथ ही इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से लेफ्टी कहलाती थी। ग्रोसर की लिस्ट उसने घर बैठ के बनाई थी, जहां ये बात नोट करने वाला कोई नहीं था कि वो कौन से हाथ से लिख रही थी। ग्रोसर के सामने उसने लिस्ट में जिन 4 आइटमों का इजाफा किया था, वो उसने बाएं हाथ से लिखी थी, क्योंकि बतौर लेफ्टी वो उसकी सबकी जानकारी में स्थापित थी। असल में उस लिस्ट से ही मुझे सूझा था कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस थी, दोनों हाथों से समान रूप से लिख सकती थी। फिर ये बात समझना 2 जमा 2 जोड़कर 4 जवाब निकालने जैसा आसान था कि क्यों मकतूला की कथित चिट्ठी और उसकी भेजी टेलीग्राम का हैंडराइटिंग स्याली सूद के किसी हैंडराइटिंग के नमूने से नहीं मिलता था। शशि कासनीवाल की फर्जी चिट्ठी तैयार करते समय उन्हें इस अंदेशे ने न सताया कि ये बात खुल सकती थी कि चिट्ठी उसके हैंडराइटिंग में नहीं थी, उनकी निगाह में नहीं खुल सकती थी, क्योंकि 1 साल से नाशोर में गुमनाम जिंदगी बिताती उस औरत की हैंडराइटिंग का नमूना हासिल करना कोई हंसी खेल न होता। वो अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से बिल्कुल कटी हुई थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई वाकिफ खान नहीं था, किसी से उसकी कोई खतो किताबत नहीं थी तो क्या पता किससे थी, क्योंकि चिट्ठी तो दूसरे सिरे पर पहुंचती है और दूसरा सिरा कौन ढूंढता कि कहाँ था। फिर भी तुमने उसकी पासपोर्ट की अर्जी खोज निकाली। वो एक मेजर इत्तेफाक था जो कि मेरे हक में हुआ था। उसने पासपोर्ट की कभी अर्जी ही न दी होती, या वो किसी दूसरे के मसलन उसके एजेंट के हैंडराइटिंग में होती या टाइपशुदा होती और उसने उस पर खाली दस्तखत किए होते, तो वो नतीजा सामने न आता जो कि अभी स्याली सूद की मौजूदगी में आया। मैडम घर छोड़कर चली गई, जिसको दोनों कातिलों ने जोश में आकर या नातजुर्बेकारी की वजह से ओवर ड्रामेटाइज कर दिया। स्याली मैडम के जाने के पीछे छोड़ी चिट्ठी तक ही सीमित रहती तो बेहतर नतीजा सामने आता। मैडम घर छोड़ के चली गई, जिसको दोनों कातिलों ने जोश में आकर या नातजुर्बे की वजह से ओवर ड्रामेटाइज कर दिया। स्याली मैडम के जाने की पीछे छोड़ी चिट्ठी तक ही सीमित रहती तो बेहतर नतीजा सामने आता, लेकिन उसने मैडम टैक्सी बुलाकर गई, साथ टैक्सी लेकर गई, बच के ओवरकिल वाला हाल किया, और वही हाल राठी ने उस खबर की प्रतिक्रिया में जरूरत से ज़्यादा बढ़क कर किया। बीबी कासनीवाल के साथ भाग गई। इस खबर पर उसने ऐसा तड़प कर दिखाया कि तौबा बली। कासनीवाल की गिरफ्तारी के लिए मेरे सामने अनिल कपूर को रिश्वत ऑफर करने लगा, अपनी रईसी का हवाला देने लगा, कासनीवाल की फुल दुर्गत के लिए अपनी पाई पाई खर्च देने के नारे लगाने लगा। क्यों? क्योंकि मालूम था कि कोई खर्चा नहीं होने वाला था, क्योंकि मालूम था मुर्दा गिरफ्तार नहीं हो सकता था, क्योंकि मालूम था कि घर से भाग गए दूसरे मुर्दे का सुराग नहीं पाया जा सकता था। वैसा ही सॉन्ग एंड डांस ड्रामा और एंथुजियाम के साथ स्याली ने पेश किया। मैडम हमेशा के लिए घर छोड़ गई थी। इस बात को स्थापित करने के लिए सूटकेस का हवाला दिया जो वो साथ ले गई थी, लेकिन जब पता लगाने पर सवाल हुआ कि सूटकेस में वो क्या क्या सामान ले गई थी, तो अपनी बात से पलट गई, क्योंकि एकाएक उसे सूझा था कि ऐसी कोई पड़ताल होती तो पता चलता कि पीछे कोई सामान तो गायब ही नहीं था। राय देने लगी कि शायद वो खाली सूटकेस साथ लेकर गई थी, जिसकी कोई तुक ही नहीं थी। मैडम को फ़ोन करके बुलाई टैक्सी पर गई बताती थी, लेकिन टैक्सी का कोई अता पता नहीं था, और टैक्सी स्टैंड से दरफियात करने पर पता चला कि मंगलवार सुबह 42 से टैक्सी के लिए कोई कॉल ही नहीं आई थी, क्योंकि टैक्सी ट्रेसेबल नहीं थी, क्योंकि ऐसी टैक्सी का कोई वजूद ही नहीं था। लिहाजा उनकी बड़ी बदकिस्मती ये रही कि उनका वास्ता तुमसे पड़ा,
जो कि नहीं पढ़ना चाहिए था, जिसके पढ़ने की कोई वजह ही नहीं थी। सुनील हंसा। ये भी इत्तेफाक था कि तुम तब यहाँ पहुँचे जब सैली सूद यहाँ थी। नहीं, इत्तेफाक नहीं था। सैली सूद की यहाँ हाजिरी के बाबत फ़ोन पर तुमने खुद मुझे बताया था। मैंने महज इतना किया था कि जानबूझकर जल्दी चला आया था, ताकि जब मैं यहाँ पहुँचता तो अभी वो यहीं होती। यानी कि घड़ी की गवाही घड़ी हुई थी। घड़ी? ओह। सुनील ने अपनी घड़ी वाली कलाई ऊंची की और बड़े नुमाइशी अंदाज से उसे 15 मिनट पीछे किया। फिर भी वो तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले चली गई होती तो मैं पुलिस को उसके बाबत एक गुमनाम टिप देता कि वो फरार होने वाली थी और बाद में ढूंढे से मिलने वाली नहीं थी। इसलिए उसे फ़ौरन हिरासत में लिया जाना चाहिए था। गुमनाम टिप पर ख्याल आया। तुमने ये नहीं पूछा कि लाशें किससे बरामद हुई? हमें किसे राठी की कोठी में गैराज के नए बने हिस्से के फर्श को खोदना सूझा? लगता है उस बाबत भी पुलिस को कोई गुमनाम टिप मिली। वो बात छोड़ो। मैंने ये नहीं पूछा मुझे क्या लगता है। मैंने ये पूछा है कि एसआई अनिल कपूर जब यहाँ लाशों की बरामदी की खबर लाया तो तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि हमें सूझा कैसे कि लाशें वहाँ मौजूद थी या मौजूद हो सकती थी? बातों की रवानगी में ध्यान ही नहीं रहा बस। नहीं, ये दुरुस्त वजह नहीं है। दुरुस्त वजह यह है कि तुम्हें पहले से मालूम था गैराज के फर्श के नीचे से क्या बरामद होने वाला था। ओ नो सर। ओ यस। जिस बात की पहले ही जानकारी हो उसकी बाबत कोई सवाल पूछता है। ये मेरे पर बेजा इल्ज़ाम है कि शट अप। जो आदमी सोमवार से कब्र में मरा पड़ा था वो कल पुलिस के महकमे को अपनी बीबी का कत्ल किया होने के बाबत चिट्ठी कैसे लिख सकता था? मुझे क्या मालूम? तुम्हें सब मालूम है। तुम्हारी यही हरकतें हैं जिनकी वजह से एक दिन तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कोई हरकत कबूल नहीं की। तुम्हारे कुछ कबूल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम भगवान को भी अपने गवाह के तौर पर पेश करो तो मुझे यकीन नहीं होगा कि चिराग कासनीवाल के कन्फेशन जैसी उस चिट्ठी के वजूद में आने से तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, जो कि स्पेशल कुरियर से आज यहाँ पहुँची और जिसकी वजह से राठी की कोठी के गैराज का फर्श खुदवाया गया। अब मैं क्या कहूँ? कुछ कह सकने लायक हो तो कहो ना। तुम न कहो। आज तुमने एक बड़ा काम किया है, इसलिए तुम्हारा न कहना मुझे कबूल है। मैं ही फिर कहता हूँ कि तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, जल्दी होगा और यूँ एकाएक होगा जैसे गाज गिरी हो ये दोस्त जिनके दुश्मन उनका आसमां क्यों हो। क्या क्या बोला? मैंने ये अर्ज किया है कि मेरा अंजाम उससे बुरा तो ना होगा जो तुम सोचे बैठे हो। हाँ, उससे बुरा तो ना होगा। और सबसे बुरा जो सोचे बैठे हो करके रहोगे, आने वाला वक्त बताएगा। क्यों? जिसने इतना बड़ा चैलेंज उछाला है वो क्यों नहीं बताएगा? छोड़ो वो किस्सा। मेरी सलाह मानो, सुधर जाओ। उससे क्या होगा? शायद मैं अपना इरादा बदल दूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इरादे पर बराबर अमल करो, ताकि मुझे यह होता दिखाई दे कि कैसे तुम मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में ऐसा फंसाने का, बेगुनाह फंसाने का करिश्मा करते हो कि मैं फांसी लगूं ही लगूं। और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे के मुकाबिल हो पाता हूँ। तुम्हारा ये अरमान बहुत जल्द पूरा होगा। अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ूँ? कहाँ आगे बढ़ूँ? अरे भाई, इस बाबत भी तो अपना रोशन सुनीलियन ख्याल जाहिर करो कि कातिल के कत्ल की नौबत क्यों कर आई। वो बात तो सिंपल है, व्यावहारिक है, इंसानी फितरत से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसको समझना आसान है। जब दो जने कत्ल जैसे जुर्म में शरीक होते हैं तो वो एक दूसरे के रास्ता होते हैं और दोनों को हमेशा ये अंदेशा रहता है कि दूसरा अपनी जानकारी की ताकत का कोई बेजा फ़ायदा उठाएगा। राठी को एक जालिम, बेरहम शख्स बताया जाता था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि अपनी नई माशूका को अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए
उसने सियाली को कोई वार्निंग जारी की हो जो कि उसकी रातों की नींद उड़ाए दे रही हो। उसको ये अंदेशा सताता होगा कि कभी वो राठी से बाहर जाने की कोशिश करती तो वो कोई ऐसी जुगत करने में कामयाब हो जाता कि दोनों कत्लों का इल्ज़ाम उसी के सिर पर थुपता। उस समस्या का हल उसे इसी बात पर दिखाई दिया होगा कि राठी उसके खिलाफ गवाह न रहे। इस नामुराद अंदेशे के तहत उसने अपना वो कदम उठाया जो कि राठी के कत्ल तक पहुंचा। उसने इस बाबत अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मशवरा किया जो कि कत्ल में उसका साथ देने के लिए जट तैयार हो गया। दूसरा बॉयफ्रेंड? प्रवीण दीक्षित। लेकिन बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? दगाबाज से दगाबाजी क्या बड़ी बात है? राठी की आधी दर्जन माशूका बताई जाती थी तो क्या उसकी एक माशूका सिर्फ एक बॉयफ्रेंड और बनाने से भी गुरेज करती? इसी को कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ऐसे ही एक किस्म के एक तरह के ख्यालात वाले लोगों में ज़्यादा बनती है, जल्दी बनती है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एग्जैक्टली। आगे सियाली को राठी के पास उस गन की मौजूदगी की खबर थी जो कि वो पीछे इकबालपुर में अपनी बीबी की छीन कर लाया था। मौका ताड़कर उसने वो गन अपने काबू में कर ली। परसों शाम 5:45 कोठी से निकली और प्रवीण दीक्षित के साथ उसकी कार में सवार होकर वहाँ से कूच कर गई। दोनों नाशोर में पब्लिक प्लेसेस पर विचरते रहे ताकि मुतवातर इकट्ठे देखे जाते। उसकी ये हरकत भी साबित करती है कि उनके हाथों राठी का अंजाम पहले ही निश्चित हो चुका था। वो कैसे? जरा ये याद करो कि राठी का एक जालिम बेरहम शख्स का किरदार स्थापित था। राठी की मौत निश्चित न होती, सियाली की मजाल न होती अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाशोर में ही विचरते रहने की। वो निर्दोष होती तो उसकी कोशिश बॉयफ्रेंड से ज़्यादा दूर मिलने की होती, न कि एन राठी के नाक के नीचे। लेकिन उनका नाशोर में ही विचरते रहना जरूरी था क्योंकि वहीं से वो कम से कम वक्त के लिए गायब रहकर अपना नापाक काम कर सकते थे और ये वक्त बनाए रख सकते थे कि वो निरंतर एक दूसरे की सोहबत में थे। ठीक। वो दाव लगाकर खिसके और रात के अंधेरे में चुपचाप राठी की कोठी पर वापस लौटे और पिछवाड़े के रास्ते जिधर से कि उनकी देख लिए जाने की संभावना नहीं के बराबर थी कोठी में दाखिल हुए। हाउसकीपर होने की वजह से सियाली के पास वहाँ के हर दरवाजे की चाबी थी, इसलिए उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आगे वो राठी की स्टडी में पहुँचे। आहट सुनकर राठी बाथरूम से बाहर निकला और बेडरूम और स्टडी के बीच के दरवाजे पर पहुंचा। बाहर सियाली को मौजूद पाकर उसे कोई हैरानी न हुई, होने की कोई वजह ही नहीं थी। आखिर वो उस हाउस होल्ड का हिस्सा थी और उसकी माशूका थी। लेकिन जब उसने उसके साथ एक अजनबी को देखा और उसके हाथ में अपनी ही गन देखी तो पलक झपकते उनका इरादा उस पर उजागर हो गया। पनाह पाने के लिए वो वापस बेडरूम की तरफ लपका। तौलिया फेंककर उसने दोनों हाथों से बेडरूम के दरवाजे के दोनों पल्ले थामे और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले एक पल्ले को छीलती गोली आई और आकर उसकी छाती में घस गई। यार ने गन वहाँ फेंकी और वो दोनों वापस बीच पर, मल्टीप्लेक्स में, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी यूँ विचरने के लिए पहुँच गए कि लगता कि वो शुरू से वहीं थे। गोली बॉयफ्रेंड ने चलाई? ज़रूरी नहीं, सियाली ने भी चलाई हो सकती है। अभी वो अपनी जुबानी बोलेगी ना किसने चलाई। बोलेगी क्या, गागा के बताएगी। गन वहीं क्यों फेंकी? क्योंकि उसे मालूम था कि वो असल में मकतूल की बीबी की थी और बाकायदा उसके नाम रजिस्टर थी। लिहाजा उसकी वजह से बीबी पर, वृंदा राठौर पर फोकस बनना लाजमी था। रही सही कसर वृंदा की उन हरकतों ने पूरी कर दी जो कुछ उससे अनजाने में हुई थी तो कुछ उसने जानबूझकर करने की नादानी दिखाई। बहरहाल उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही साबित हुई कि वो एन तब मौकाए वारदात पर पहुंची जबकि कत्ल बस होके ही हटा था।
लेकिन इसी बदकिस्मती ने उसकी जान भी बचाई। वो जरा पहले वहाँ पहुँच गई होती तो अपने बेवफा पति के साथ वो भी वहीं मरी पड़ी होती। गवाह कौन छोड़ता है? एग्जैक्टली। और फिर केस का हुलिया कुछ और ही होता। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। ओके। फिर प्रभुदयाल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अपने अखबार के लिए एक और एक्सक्लूसिव का जुगाड़ करने की बधाई। सुनील ने उठकर उससे हाथ मिलाया। सियाली सूद ने आखिरकार अपना अपराध कबूल किया। ट्रिपल मर्डर में शरीक होने के बावजूद वो औरत होने की वजह से फांसी की सज़ा से बच गई। उसे उम्रकैद की सज़ा हुई। उसके जोड़ीदार प्रवीण दीक्षित को भी उम्रकैद की सज़ा हुई। बतौर गवाह खुद साइन करके और रमाकांत से साइन करवाकर सुनील ने चिराग कासनीवाल की वसीयत वृंदा राठौर को सौंप दी। वृंदा ने बजारिया वकील जो वसीयत प्रोजेक्ट के लिए पेश की। वसीयत को चैलेंज करने वाला कोई सामने न आया तो आखिरकार उसे चिराग कासनीवाल की तमाम चल और अचल संपत्ति का इकलौता वारिस करार दे दिया गया। सुनील ने उसे वसीयत के साथ नत्थी 50,000 रुपयों के बाबत भी बताया कि वो हुगो बास के गिफ्ट हैम्पर और जेडोर प्लस की खरीद में और पीडी की फीस में सर्फ हो चुके थे। तब रमाकांत ने दावा किया कि खर्चा उससे कहीं ज़्यादा हुआ था। नतीजतन उसने रमाकांत को 5 लाख का चेक दिया। वो रईस औरत थी, 2 धनाढ्य मर्दों की संपत्ति की वारिस थी, इसलिए ऐसी शाइस्तगी वो अफोर्ड कर सकती थी। सुनील के हिस्से में शत शत धन्यवाद आए। वकील की फीस प्रोबेट से पहले की और बाद की वृंदा ने खुद भरी। सुनील ने केस हल होने का सारा यश रमाकांत को दिया, क्योंकि उसकी दिन रात की मुसलसल दौड़ धूप से ही वो आनन फानन जानकारियाँ हासिल हुई थी, जिन्होंने कि सुनील के हाथ मजबूत किए थे। दूसरे, उसके मुंह से सहज स्वाभाविक मुहावरे के तौर पर निकली इस बात ने कि कासनीवाल और उसकी बीवी को पता नहीं जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। सुनील के जहन में सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में घंटी बजाई। आसमान तो खा नहीं सकता था, लिहाजा ज़रूर उन्हें ज़मीन निकल गई थी, और जो ज़मीन इस काबिल थी वो गैराज के नए बने फर्श के नीचे ही हो सकती थी। एक बड़े केस का प्रामाणिक विवरण सुनील की बाईलाइन के साथ एक बार फिर ब्लास्ट में छपा। समाप्त।